तो DHA चौधरी और वॉइस ऑफ क्लिक में पाकिस्तान के इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़मीन सिर्फ ज़मीन नहीं होती बल्कि हिफाजत, ख्वाब और अक्सर आखिरी उम्मीद होती है। पाकिस्तान में आम आदमी अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी जोड़कर ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदने का ख्वाब देखता है, फिर उसको पूरा करने के लिए भरोसा, इंतज़ार और खौफ से भरे सफ़र का आगाज़ करता है। आज का पॉडकास्ट रियल एस्टेट पर होने जा रहा है। मेरे साथ रियल एस्टेट की एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका वसी तजर्बा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, अमेरिका, सऊदी अरब और दुबई में भी। बगैर वक़्त किए वेलकम करते हैं CEO मैक टीम मिस्टर अहमद कमाल मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। कैसे हैं सर आप? बहुत ठीक हूँ, खैरियत। सर, सबसे पहले तो मैं आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। रियल एस्टेट का काम कब से कर रहे हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताएं। रियल एस्टेट का पाकिस्तान में तो मैं तकरीबन 15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल तकरीबन कोई 30 to 35 ईयर्स, कोई 20-25 साल में अमेरिका में यही करता रहा हूँ। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और मॉर्गेज, तीनों का। पाकिस्तान में अब रियल एस्टेट का कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं। सर, इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की क्या सिचुएशन चल रही है? प्रॉपर्टी इस वक्त तकरीबन स्टेक हुई है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही उसमें, क्योंकि इस वक्त जो हमारे ऑल ओवर कंट्री के हालात हैं उसके हिसाब से कोई भी मेजर इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं आ रहा। क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टमेंट्स हैं, किसी ने घर बनाना है, किसी ने कुछ, वो तो फिर भी चल रही हैं, लेकिन इफ़ यू टॉकिंग अबाउट सम के कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर आए, वो अभी नहीं आ। नए टैक्स लॉस के बाद क्या फ़र्क आ रहा है? टैक्स जो है ना, वो तो ठीक है, आपको मतलब कुछ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैक्स जो है वो उसमें जब आपकी जो रियल एस्टेट की प्राइस होती है उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। उससे कुछ देर के लिए ज़रूर रुकती है आपकी रियल एस्टेट, लेकिन एवेंचुअली वो फिर वापस रोल में चली जाती है। सर, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फाइल सिस्टम के हवाले से। पाकिस्तान में बड़े लंबे अरसे से एक कल्चर चलता आ रहा है कि एक डेवलपर ने पहले प्लॉट की कटिंग की नहीं होती और फाइल बिकना शुरू हो जाती हैं। 500 प्लॉट्स होते हैं, फाइल 1000 बिक जाती हैं। ये कल्चर सिर्फ पाकिस्तान में ही चल रहा है या बाकी ममालिक में भी ऐसे ही होता है? ये कल्चर पहले पाकिस्तान में नहीं था बिल्कुल। आपने अगर प्रॉपर्टी किसी ने ख़रीदनी है, जो हमारे बुज़ुर्ग थे ख़रीदते थे, तो आपको पूरे पैसे दे के एक प्लॉट मिलता था या एक घर मिलता था या कमर्शियल बिल्डिंग मिलती थी। ये तकरीबन कोऑपरेटिव सोसाइटी आई हैं पाकिस्तान में, उन्होंने शुरू किया ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट कि जी आपको अलॉटमेंट होगी, आपको पैसे मिलेंगे। और उससे पहले रजिस्ट्री होती थी एक, जो गवर्नमेंट रिकगनाइज करती थी। जब से कोऑपरेटिव सोसाइटी आई है, इसको देखने के बाद फिर लोगों ने एक बैरिया बना लिया, तो DHA ने बना लिया अपना, तो उनको फिर ये एक तरीका मिला कि जी एक पीस ऑफ प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं हम, उसके टुकड़े करेंगे और टुकड़े करके उसको लोगों में बेच देंगे। उस वक्त उनकी नीयत में कोई थोड़ा सा मतलब आ गया कि भाई इसको हम ज़्यादा भी बेच सकते हैं। ज़मीन तो साथ पड़ी है, बिकेंगे ज़्यादा, ओवर सेलिंग कर देंगे, साथ वाला प्लॉट भी ख़रीद लेंगे, वो भी बीच में आ जाएगा। लेकिन फाइल सिस्टम कभी भी महफूज नहीं हुआ, क्योंकि ये एक पर्सनल बंदे ने आपको एक रसीद दी है कि ये जी आपकी प्रॉपर्टी है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सी सोसाइटियाँ यहाँ पे ऐसी बनी हैं जो कभी डिलीवरी नहीं कर सकी, लोगों का अरबों रुपया डूब गया हुआ है। ये पाकिस्तान में भी है, दूसरे मुल्कों में भी होता है, यूरोपियन और अमेरिकन मुल्कों में नहीं होता ये, ठीक है, लेकिन मिडिल ईस्ट में है। दुबई में ये बहुत हो रहा था। एक बहुत बड़ी एक बात बोलते थे कि जब आप हवा बेच रहे हैं,
वहाँ पे भी वो एक ज़मीन का टुकड़ा लेके बैठ जाते थे शेख लगा के कि जी हम ये बेचेंगे। आपने पूरा फ्लोर ख़रीद लिया, आपने पूरा एक अपार्टमेंट ख़रीद लिया, आपने पूरी एक दुकान ख़रीद ली है, और इवेंचुअली वहाँ कुछ भी नहीं होता था। तो वही सिस्टम पाकिस्तान में अडॉप्ट किया उन्होंने। कुछ बहुत कम ऐसी सोसाइटियाँ जो कामयाब हुई हैं, बाकी मेजॉरिटी ऑफ देम वो निकल गए हैं पैसा लेके। लोग फाइल सिस्टम जो है ना, किसी वक्त भी मैं ये नहीं समझता कि महफूज है। हाँ, उसमें लालच है आपको एक कि जी आज आप एक चीज़ ख़रीद रहे हैं 1 लाख रुपए की, इस तवक्को में कि जी 3-4 साल के बाद आपको वो डिलीवर हो जाएगी। डिलीवरी नहीं होती पहले तो, चलो डिलीवर हो भी गई तो उसके बाद उस पर आपने बाकी जो चीज़ें डेवलपमेंट चार्जेस हैं, आप पूरी तरह डेवलपर के नीचे लगे होते हैं एक फ़ाइल लेके। उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। आप किसी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते कि जी मुझे प्लॉट नंबर 612 मिलना था, अब इन्होंने मुझे प्लॉट नंबर 401 दे दिया। अच्छा, क्योंकि जो फाइन प्रिंट वो होता है जो कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसकी बैक पे या उसके नीचे बहुत ही बारीक लफ्ज़ों में लिखा होता है, उसको बोलते हैं फाइन प्रिंट। उसके अंदर डेवलपर ने पूरी तरह से अपने आप को गैर जिम्मेदार करार दे दिया था कि मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ इस चीज़ का। मैं जब चाहूँ आपका प्लॉट को जहाँ मर्जी तब्दील कर सकता हूँ, जब चाहूँ आपके पैसे आपको रिफ़ंड कर सकता हूँ। इसमें हर चीज़ उसने अपने लिखी थी। कोई भी पाकिस्तानी या जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो कभी फाइन प्रिंट नहीं पढ़ेगा। हालांकि फाइन प्रिंट जो है उससे आप सबको अपने हाथ काट के दे देते हैं डेवलपर को कि आप उसके बाद कोर्ट जाएँ, जहाँ मर्जी जाएँ, आपकी कोई सुनाई नहीं हो। तो आपको अगर एक बहुत अच्छा नक्शा दिखाया गया है, प्लॉट दिखाया गया है, चीज़ें दिखाई गई हैं, पर इवेंचुअली जब आपकी बारी आई है प्लॉट की, तो आपको बड़े दूर जाके एक छोटा सा प्लॉट दे दिया गया कि ये जी आपका प्लॉट है, आपको कोई राइट्स नहीं है। सर एक आम आदमी जो फाइल खरीदता है और उसके पैसे ज़ाया हो जाते हैं, हुकूमती सतह पर क्या किया जाता है फिर? हाँ, इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं है जो इसको रेगुलेट करे। जैसे LDA है, KDA है, CDA है, ये सारी जो सोसाइटीज़ हैं सिर्फ नक्शे की हद तक हैं कि आप इसे नक्शा बनवा लें, अप्रूवल ले लें, इनको आप कोई फ़ीस दे दें, दैट्स ऑल। इंक्रोचमेंट हो गई है। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं इसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या समझते हैं? हमारे पाकिस्तान में अब एक रियल एस्टेट एजेंट है जिसको हम बोलते हैं, या रियल एस्टेट डेवलपर है, या रियल एस्टेट ब्रोकर है। 90% ऑफ उसमें जो लोग हैं वो उनकी कोई तालीम नहीं है। अगर तालीम याफ्ता हैं भी तो रियल एस्टेट के मतलब उनके पास कोई डिग्री, कोई तालीम नहीं। लैक ऑफ एजुकेशन तो है ही है, लेकिन उसके अलावा आपका नॉलेज ही कोई नहीं है। आप एक लड़का जो मैट्रिक करके निकला है, उसके कहने पे आप करोड़ों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब आपको मालूम ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जिन साहब ने आपको मशवरा दिया करने का, अगर वो कामयाब हो गया तो वो कुछ भी इसकी, लेकिन अगर नाकाम, चूँकि ज़्यादा नाकाम ही होंगे। अब एक ऐसे बंदे की क्या कहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करके अपने पैसा लगा रहे हैं जिसकी उसको नॉलेज ही नहीं है। उसको तो आम ज़बान में हसलर बोलते हैं, वो रियल एस्टेट एजेंट नहीं है। जहाँ से मैं पढ़ के आया इसके मुतालिक, इसमें ये होता है कि पहले आपको 6 महीने एक जाना पड़ता है स्कूल में, रियल एस्टेट स्कूल होता है, ठीक है। आपको लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। फिर आप 3 साल किसी ब्रोकर के अंडर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आप ब्रोकर का लाइसेंस भी ले सकते हैं। इन सब में अगर आप एक गलती भी करते हैं, लाइसेंस कैंसिल और आपको जेल फौरन। उस 6 महीने में वो आपको पूरी रियल एस्टेट की स्टडी कराते हैं, होता क्या है। और अगर आपने किसी की इन्वेस्टमेंट करवानी है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट का एक और लाइसेंस लेना पड़ेगा साथ। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, एक बात मैं कहता चलूँ, जब इमरान साहब आए थे, इमरान खान साहब, उन्होंने एक शुरू किया था ये काम कि जी आपका जो लड़का या लड़की रियल एस्टेट में काम करना चाहे, उसकी एजुकेशन कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप ग्रेजुएट करते हैं आपको कुछ शऊर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आप थोड़ा सा आपके आता है कि यार मैं इसको ये मशवरा दे रहा हूँ अपने क्लाइंट को, तो उसको आप कुछ सही गाइड करते हैं, ठीक है। जब आप हसलर हैं, हसलर का मतलब ये होता है कि आपका कोई उसमें काम नहीं, आपने सिर्फ अपनी कमीशन देखनी है, अपना पैसा देखना है आपने कि आपको क्या मिल रहा है। आपकी तरफ से वो इन्वेस्टर जो है जिसको आप ये मशवरा दे रहे हैं डूब जाए, कुछ हो जाए, अब कोई फर्क। तो इमरान साहब ने ये कहा था कि लाइसेंस बनेगा इनका,
तकरीबन वही चीज़ थी जो कि अमेरिकन के पास थी। पहले आप एजेंट होंगे 3 साल, फिर आप ब्रोकर बनेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। वो कभी भी नहीं हुई। तो इसके अंदर जो आपकी अथॉरिटी है ना, कोई अथॉरिटी नहीं इस वक्त। आप जब चाहे जहाँ मर्जी सोसाइटी काट लें, ठीक है। सर फिर आप पाकिस्तानी अवाम को क्या कहते हैं कि मतलब वो फाइल्स ना खरीदें? हाँ बिल्कुल नहीं, फाइल्स तो बिल्कुल अनसेफ, फाइल्स अनसेफ, फाइल्स बिल्कुल अनसेफ। सर मेरा एक और सवाल यहाँ पर ये है कि एक डेवलपर जब कोई सोसाइटी बना रहा है और उस सोसाइटी में जब वो रेट सेट कर रहा है मरलों के हिसाब से, तो वो किन पैरामीटर्स के तहत सेट किए जाते हैं? कि कोई पैरामीटर नहीं होता, उनका अपना ही एक ग्रुप होता है जो बैठ के सोचते हैं कि जी ये आज हम इसका क्या रेट निकालें। जस्ट लाइक आप किसी कमोडिटी का रेट निकालते हैं। पाकिस्तान में रियल स्टेट बिकम ए कमोडिटी। कमोडिटी होती है कि आपने ऑरेंज की एक फसल लगनी है, गंदम की फसल लगनी है, या सोना खरीद रहे हैं, या चने खरीद रहे हैं, या कोई चीज़ भी, उसको कमोडिटीज़ को ट्रेड करते हैं। तो पाकिस्तान में ये कमोडिटी बन गया हुआ है। मुझे याद है कि शुरू में आया तो एक जगह पे बैठा हुआ था, तो वहाँ एक साहब आए, उन्होंने एजेंट से बोला कि जी आप मुझे 6 पीस एक दे दें, 4 पीस एक दे दें, 2 पीस एक दे दें। तो आई वॉज टोटली न्यू इन द मार्केट। तो मैंने कहा ये क्या आप कर रहे हैं? और ये फाइला मंगंडे है जी। अच्छा। मैंने कहा इसने प्लॉट देखे हैं? कहते प्लॉट तो है ही नहीं जी। अच्छा, प्लॉट तो भी है ही नहीं, वो तो अभी बड़े 3 साल के बाद जाके आएगा। तो ये कभी भी, जब हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं या बड़े, कभी भी पाकिस्तान में ये नहीं था। अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो 1 साल 2 साल आप उसकी पूरी स्टडी करते थे, आपके बड़े, उसके बाद उसके पूरे पैसे गिन के दिए जाते थे, रजिस्ट्री होती थी, आपके नाम ट्रांसफ़र इंतकाल होता था। तो ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं था कि जी आपने एक चीज़ देखी नहीं है। ये कमोडिटी होती है जो आपने नहीं देखी होती। फसल कहीं हो रही है, चने की, गंदम की, उसके ऊपर आपके जो वॉल स्ट्रीट सेंटर है, ये जो होता है जहाँ स्टॉक मार्केट है, वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कमोडिटी। ठीक है। पाकिस्तान में मलिक रियाज साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने रियल स्टेट को कमोडिटी बना दिया। सर फाइन प्रिंट की आपने बात की है, पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट पे बारीक सा फाइन प्रिंट लिखा होता है, तो ये स्कैम नहीं है? ये स्कैम तो नहीं है, ये एक तरह का बड़ा बॉर्डर लाइन पे है। एक होता है ब्लैक, एक होता है ग्रे, एक होता है वाइट। वाइट एंड ब्लैक का मतलब तो ये है ना कि ब्लैक पूरा लिखा गया, एक वाइट लिखा। एक होता है ग्रे एरिया, शेडी एरिया, कि ना वो इधर है ना इधर है, समझ गए? तो आप ग्रे लाइन पे चल रहे हैं उस वक्त। ठीक है, प्रिंट आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, ठीक है, या आपने अगले को बता दिया है। ठीक है, लेकिन यूएसए में भी ऐसा ही होता है? सब में फाइन प्रिंट होते हैं, लेकिन बारीक से लिखा होता है? बारीक होता है और बड़ा लाइट लिखा होता है वो इतना, इसलिए उसका नाम फाइन प्रिंट है। ठीक है, बहुत बारीक लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर ज़रूरी यही है कि आप उसको पढ़वा लें। ठीक है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता ही है कि ये सारा, हम कहते हैं हमारी सरकारी लैंग्वेज उर्दू है, पर सारी जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, जितने कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, वो इंग्लिश में है। एक आम आदमी की इतनी हाई इंग्लिश तो होती नहीं होती कि उसको प्रॉपर पढ़ के समझ सके। वो खुशी खुशी में साइन कर देता है, तो जब कभी उसकी जरूरत पड़ती है तो वो उसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सर अगर वो फंस गया है तो फिर एग्जिट क्लॉज क्या है? एग्जिट क्लॉज तो हमारे में है ही नहीं। हमारे में सिर्फ 1 साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पाकिस्तान में। अच्छा, जो जिसकी लाठी उसकी 2 भैंसें, एक भी नहीं 2 बल्कि। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान में एग्जिट क्लॉज नहीं है? कोई क्लॉज। यूएसए में क्या होता है? यूएसए में होती है क्लॉज। आपके भी अगर आप उसको टर्मिनेट करना चाहें कॉन्ट्रैक्ट को, अगर आप उसमें निकलना चाहें, तो पहले आपको पता होगा कि मुझे इतना फाइन होगा, या ये मुझे देना पड़ेगा, या इस तरह मैं करके इसको ब्रेक कर सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है। अच्छा। सबसे पहले आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें दुनिया में, उसमें देखिए एग्जिट क्लॉज कौन सी है, क्योंकि सारा उम्र तो खुशी नहीं रहेगी ना। बिल्कुल ऐसी है, मतलब उसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। आप मेरे से पार्टनरशिप करते हैं, तो पार्टनरशिप में आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके क्या राइट्स हैं, मेरे क्या राइट्स हैं, मेरे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है। यहाँ तो खुशी खुशी उस वक्त बड़े वो होते हैं, हनी डोरी होते हैं, चलो साइन करो जी, काम शुरू करो। एग्जिट की बात भी नहीं करते हो, कहते गलत बात है। वो वही बात होगी ना, निकाह के वक्त तलाक की कौन बात करता है? पॉइंट कोई करे अगर तो वो तो फौरन उसको मतलब आ जाएंगे कहने बदजुबान है, इसकी जुबान काली है। बात है। तो इसी तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट जब हो रहा होता है, खुशी खुशी का मौका होता है कि जी, लेकिन आपने उसको कितनी देर चलाना है। ठीक है, ठीक है। पहले एक ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो ज़ुबान होती थी, जो बड़े थे हमारे उनकी ज़ुबान थी, अगर आपको कुछ कह दिया तो उस पर वो पूरा होता है। अब तो ज़ुबान छोड़, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हो कुछ भी, वो पूरे नहीं करते। इसकी क्या वजह समझते हैं? कि वह ये कि अब इतनी ज़्यादा हो गई है अपना क्या कहते हैं, आपकी बेएतमादी, किसी पे राय नहीं। आपको नहीं
बस उस वक्त आपको 1 सेकंड के लिए आपको उन्होंने ट्रैप करना है। वो 1 सेकंड में आप ट्रैप हो गए हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट सारी उनके हाथ में चली गई है। एक दफ़ा उनके हाथ में चली गई कोई चीज़ तो आपने अपने हाथ काट के दे दिए। अब जितने बड़े डेवलपर्स हैं सारे यहाँ पे उनके फाइन प्रिंट पड़े, उसमें लिखा हुआ है जब चाहें आपके प्लॉट कैंसिल कर सकते हैं, जब चाहें आपको प्लॉट चेंज करके कहीं और दे सकते हैं, और जब चाहें वो आपको पैसे रिफंड कर सकते हैं अच्छा खासा उसमें से काट के। अगर आप कोर्ट चले भी गए, बोल तो कोर्ट जाना यहाँ कौन सा कोई आसान है, बिल्कुल 30 साल 35 साल केस चलते हैं। ऐसी है। मैं विटनेस हूँ डेवलपर्स के साथ बैठ के, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा लेकिन बता देता हूँ कि वो खुद उन्होंने अपने वकील रखे हुए इन हाउस जो जाके चीज़ों को स्टे लेके आते हैं, जल स्टे। अच्छा। एक पूरी डेवलपमेंट की है, उसमें से 100 या 1000 चीज़ें बेच दी हैं। अब जो लेने का वक्त आया तो उन्होंने कहा जी नहीं हम आपको सारी दे सकते, इस पर तो स्टे हुआ हुआ है जी। अब पाकिस्तान में स्टे का मतलब है 4-5 साल आपके गए, तो जिन लोगों के वो प्लॉट होंगे उनको वो एक्सक्यूज़ यही देते रहेंगे कई साल तक, स्टे लग गया जी, स्टे लग गया, जो फैसला होता दे। आम आदमी तो पिस जाता है फिर सर। आम आदमी 99% आपके यहाँ पे आम आदमी तो पिस रहा है, और कौन पिस रहा है? जो ऊपर चालाक हैं, जो तेज़ हो जाते हैं, उनको अपने साथ में ला लेते हैं वो। ठीक हो गया सर। मेरा सवाल अभी एक और यहाँ पर ये है कि आपने भी बताया कि एक सोसाइटी बन रही है जिसकी लाठी उसकी 2 भैंसें हैं। सोसाइटी में मरला डिसाइड किया जा रहा है, हुकूमत का क्या रोल होता है? उनकी कोई मुशावरत कुछ नहीं तय पाती? मतलब नहीं, ये सारे 99%, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना कि कोई अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान में, कोई रियल स्टेट अथॉरिटी के नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप चाहें आप 5.33 का मरला दे दें, आप मतलब 5 मरले का प्लॉट है 5.33 कर दें उसको, अगर आपने करना 5.25 का कर दें, कई जगह चले जाएं 5.75 का है। तो इसमें आपने जो आपका उसको डिवाइड कर रहे हैं ना आपके सारे प्लॉट्स को, जो इंजीनियर साहब उसको कर रहे हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे नहीं हम ऐसे करते हैं 5.25 दे देते हैं, ठीक है, वो एक कह रहे हैं 5.33 कर देते हैं, ठीक। तो इसमें कोई वो स्ट्रिक्टली रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं है। अगर रूल हो, अगर अथॉरिटी हो, ठीक। देखिए होता है ये, जब एक आप ज़मीन लेते हैं डेवलपर, उसका एक नक्शा बनता है, ठीक। उस पर सारा उन्होंने बनाया होता है कि इस पर कटिंग कैसे करनी है हमने, 5 मरले कितने प्लॉट निकलेंगे, 10 के कितने निकलेंगे, कनाल के कितने निकलेंगे, कमर्शियल कितना होगा, इसके अंदर हॉस्पिटल कहाँ होगा, इसके अंदर मस्जिद कहाँ होगी, पार्क कहाँ होंगे, रोड्स कहाँ होंगी, सारी एक बहुत ही अर्बन प्लानिंग कहते हैं इसको, डेवलपमेंट होती है उसके। लेकिन यहाँ पे जब सब कुछ बन जाता है वो अब अथॉरिटीज़ को भेजते हैं, LDA को भेज दिया लाहौर में फॉर एग्जांपल, आपने कि ये कर दो, ठीक, कई के सालों पड़ी रहती है एप्लीकेशन, उस पर काम ही नहीं हो रहा, लेकिन डेवलपर ने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दे के अपना फर्ज पूरा कर दिया फॉर एग्जांपल, अब वो धड़ाधड़ फाइलें बेच रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पर अगर एक आम आदमी की बात करें, किसी ना किसी तरीके से वो अपनी जमा पूंजी जोड़ के एक प्लॉट लेता है, उसके बाद नक्शा अप्रूव नहीं होता, उसके बाद LDA अप्रूव नहीं करती, तो ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्यों, वजह क्या है इसकी? छोटे भाई फिर बात वही है कि रूल्स रेगुलेशन कोई नहीं है ना। अगर आपका एक सेट टाइम हो कि जी आपने एक एप्लीकेशन दी है घर बनाने के लिए, वो विद इन 30 डेज आपका नक्शा पास हो जाएगा, तो फिर ठीक है, फिर आप जाएं, इन्होंने बनाया पड़ा 1 विंडो पे चले जाएं जी हर चीज़ आपकी हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता। आप LDA के दफ्तर रुख करें पाकिस्तान लाहौर में, ऐसे धक्के पड़ते हैं वहाँ पे, ठीक है, आपको फाइल ही नहीं मिलनी, नंबर 1 तो। और बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन नक्शे ही जब अप्रूव नहीं हो रहे तो वो फिर थक हार के वापस चला जाता है। इन्वेस्टर का तो ये है कि देखें, जब इन्वेस्टर एक प्लॉट लेता है, ठीक है, उसको प्लॉट सिर्फ अपने नाम पे अलॉटमेंट लेटर लेना, रजिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, अलॉटमेंट लेटर लेते लेते सोसाइटी से उसको तकरीबन 8-9 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद जब वो इस स्टेज पे आता है कि अब इसको डेवलप किया जाए, फिर उसका तकरीबन साल पूरा ज़ाया हो जाता है, ठीक। तो मोस्टली डेवलप जो इन्वेस्टर भाग जाते हैं। भाई 2 साल तो मुझे आपकी इन चीज़ों में लगे हैं जिनको अगर चाहें प्रॉपरली तो ज़्यादा 2-2.5 महीने लगने चाहिए। ये आर्किटेक्ट बैठेंगे, इंजीनियर बैठेंगे, आपको नक्शा बना के देंगे, आप अथॉरिटीज़ के पास जाइए, उनको अगर कोई उसमें है, क्योंकि जो आर्किटेक्ट बना रहा है नक्शा आपका, जो इंजीनियर बना रहा है, उसको बाई लॉज का पता है कि मैंने इन बाई लॉज को फॉलो करना है, उन्होंने बाई लॉज फॉलो करके बना दिया नक्शा। अब वो रख के बैठे हुए हैं कि जी हमने इसमें स्टैम्प नहीं लगानी, अप्रूवल नहीं देना आपको, और उसकी वजह आपको सबको मालूम है कि वो अंडर हैंड उनका कोई ना कोई होता है तरीका कि जी आप हमें खुश करें, हमें कोई
दे दिलाएं तो फ़ौरन हो जाती चीज़ है, और अगर वो आप नहीं देते तो आप महीनों ही धक्के खाते रहेंगे। बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो ओवरसीज हैं बैठे हुए, वो तो इसीलिए चिढ़ के चले जाते हैं वापस। यार क्या करना, हमने इतने मुश्किल से पैसा कमा के लाए हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे घर बनाना हो चाहे, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। सर पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ के इंक्रीज़ होने का इन्वेस्टर्स का कोई रोल है? बिल्कुल, क्योंकि इन्वेस्टर ही तो कंट्रोल कर रहे हैं। कितना % रोल है उनका? तकरीबन 100% है। अच्छा, और एक आप टुकड़ा लेते हैं ज़मीन का, तो उसमें इन्वेस्ट किया है एक ने, अब जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर बैठे हुए हैं वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमने इसको काटना पीटना कैसे है, क्या इसका रेट रखना है, और फिर वो आपस में खरीद फरोख्त करके उसकी कीमत इतनी ऊपर ले जाते हैं कि जब वो आम आदमी के पास जाती है फाइल, तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका होता है कि जी ये तो 50 लाख दीजिए फाइल जो, ठीक है। वो कहाँ से आई फिगर 50 लाख? वो खुद ही उन्होंने इन्वेंट की है, कोई उसका आपके पास कोई फार्मूला नहीं है कि जी अगर MM रोड में 1 कनाल का टुकड़ा है और 1 कनाल का टुकड़ा DHA में है, या 1 कनाल का टुकड़ा बैरिया में है, तो वो होगा 50 करोड़ का, एक दूसरे वाला होगा 30 करोड़ का, एक होगा 20 करोड़ का। ये खुद सारे इन्वेस्टर्स आपस में बैठ के जब करते हैं, जो हमारे धड़े बने हुए ऊपर, इसको आप लैंड माफिया या जो कुछ भी कहते हैं, तो वो इसकी प्राइस निकालते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। कब तक ऐसे चलता रहेगा? इसलिए होता ही है ना, देखिए जो आपके जिन्होंने इसको रूल्स बनाने हैं वो खुद इस गेम का हिस्सा है। अच्छा, मतलब देखिए ना, अगर आपने एक LDA है या कोई अथॉरिटीज़ हैं, आपके जितने भी मेंबर्स हैं, कोई आपके असेंबलियों के या सारे लोग जितने भी हैं, MNA MPs सेनेटर्स, दे ऑल इन्वेस्टर्स, बिल्कुल, ऑल 100%। आपके हालांकि होता ये है कि अगर आप कोई मिनिस्ट्री में आ जाते हैं दुनिया में कहीं पे, तो आपको अपने आप को अपने बिजनेस से अलहदा करना पड़ता है। आप वो अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के और आपके साथ डेवलपर भी हैं, नहीं, आपको वो डेवलपमेंट कंपनी अपनी किसी और को हैंड ओवर करनी पड़ती है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे तो वो सारे जितने खुद फ्रंट लाइन पे खेल रहे होते हैं सारे। सर आजकल जितनी भी सोसाइटीज़ बन रही हैं, एक स्लोगन बड़ा मशहूर होता है, इन्वेस्टमेंट डबल। क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या वाकई में इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है वो आज के दौर में? जी, आज के दौर में ये है कि रियल स्टेट को, चूँकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कमोडिटी बनाया हुआ है इन्होंने, तो उनको तो पता है कि हम इसको डबल कर सकते हैं। वो एक सट्टेबाजी है, रियलिस्टिक प्राइस तो कोई नहीं है ना उसकी प्राइस आपने अगर एक डिटर्मिन की है किसी की 50 लाख, ठीक है, तो आपने मुझे वो बेचनी है, तो आप कहेंगे मलिक साहब ये खरीद लें आप, इंशाल्लाह 1 साल के अंदर हम ये फलानी चीज़ करेंगे, आपको 1 करोड़ मिल जाएगा इसका, ठीक है। अब मुझे अगर 1 करोड़ नहीं मिल रहा तो मैं उनके जाकर पूछूंगा भी ये 1 करोड़ क्यों नहीं मुझे मिल रहा, इसकी क्या वजह है? और ये तुसी साल और इंतजार कर लो, ठीक है, चलो साल के बाद फिर उन्होंने उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन करोड़ तक ले जाते हैं। अच्छा, यानी कि ले जाते हैं जी, वो कर लेते हैं, लेकिन वो सारी मसनूई प्राइसेस हैं, ठीक है। कोई रियल उसकी कोई, देखिए किसी चीज़ की प्राइस बढ़ने के लिए उसकी कोई बैकअप होना चाहिए ना, कि ये वजह हुई थी मार्केट ने सप्लाई और डिमांड के जो असूल है कि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, रेट ऊपर हो गया, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं, ज़मीन बेशुमार पड़ी है आपके यहाँ पे। सर पिछले दिनों एक वाकया पेश आता है, पाकिस्तान की मशहूर इन्फ्लुएंसर है डॉक्टर मदीहा, बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रही है, उनके साथ फ्रॉड होता है। DHA में वो 5 मरले का प्लॉट लेती हैं, एक ब्रोकर आता है उनके पास, पेपर साइन करवाता है, जो जाली पेपर से पैसे लेता है और मुल्क से फ़रार हो जाता है। ये तो वो वाकया मंजर आम पर आया क्योंकि वो फेमस थी, सब जानते थे उनको। इस तरीके के वाकयात जो है पाकिस्तानी अवाम के साथ पेश आते रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी इस तरीके से ज़ाया हो जाती है। क्या पैरामीटर्स हैं जिस शख्स को या जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसको प्रॉपर्टी का इतना नॉलेज नहीं है, किस पैरामीटर के तहत वो प्रॉपर्टी को ख़रीदे, इस बारे में थोड़ा सा सर बताएं। देखिए, जब आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको चाहिए किसी ऐसे ब्रोकर से या डीलर से ख़रीदें जो कि वहाँ पे उसकी गारंटी दे आपको। अगर आपने उनके किसी एजेंट से ख़रीद लिया है, लेट्स से एक कंपनी है, ब्रोकर बैठा हुआ है या एक डीलर बैठा हुआ है, उसके बाद 6 लड़के काम कर रहे हैं, आपने किसी एक लड़के से बाहर अपनी तरफ से एक उसको 10 लाख 20 लाख दिया है, उसे रसीद ले ली कि ये मेरी प्रॉपर्टी आप मुझे लेके दे रहे हैं, वो भाग जाएगा अगर, तो प्रॉब्लम तो मतलब आपको आएगी, क्योंकि जो डीलर बैठा है वो कहेगा ये आपने मेरे पास तो आप आए नहीं,
इसके बहरिया में भी कुछ केसेस हुए थे एक ज़माने में। ठीक है। अब उन्होंने वहाँ पे एक लिख के लगवा दिया हुआ है कि जो डीलर मेन बंदा है जब तक वो रसीद साइन नहीं करेगा तो आपके पैसे वैलिड नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है। बाकी आपका क्वेश्चन है कि वो अगर मतलब उसका हाल तो कोई भी नहीं है, अगर कोई आपके पैसे लेके भाग गया है तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप पाकिस्तान में। कानूनी कार्रवाई क्या ही हो सकती है? कुछ भी नहीं। आप एक पर्चा कटवाएंगे जाली सा कि जी मेरे पैसे लेके भाग गया है, वो कुछ भी नहीं होगा। वो अगर बहुत ही शातिर चालाक होगा और 10 लाख उसने आपसे लिया है, 2-3 लाख पुलिस को दे देगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसे निज़ाम चल रहे हैं। वो तो फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, आपको तो कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है। फिर अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है कोई, तो कि मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किन पैरामीटर्स को देखते हुए या मद्देनजर रखते हुए वो तो फिर इन्होंने कुछ बनाए हुए हैं साइट्स जिस पे आप जाकर चेक करें पहले कि ये जो उस प्रोसीजर को थोड़ा सा बता दें। वो यही है ना कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि उस साइट पे जाके ये जो पर्टिकुलर हमारी सोसाइटी है ये LD अप्रूव भी है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव की गई कि नहीं की गई, इसके बाकी सारी चीज़ें नक्शे इसके पास हो गए हैं या इसकी सारी चीज़ें पूरी हो गई कि नहीं हुई। उसके बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो फिर भी आपको सिक्योर्ड है। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल अननोन सी प्रॉपर्टी है, कोई उसका ये है अपना सोसाइटी है, उसके बस आपने उसकी 2-4 रीलें देखी हैं, लोगों की बातें सुनी है कि बड़ा ये इसकी हाइप क्रिएट की हुई है, उसके अंदर कुछ भी नहीं, आपके साथ बिल्कुल धोखा हो सकता है। ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी खरीदे पहले वो डीलर के पास जाए। जी। अब देखें ना, मैं इसी सिलसिले में आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। एक होता है एस्क्रो अकाउंट। जी जी। भाई बाकी ममालिक में इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है इस पर, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होती। एस्क्रो अकाउंट का ये है कि आप डायरेक्ट पैसे ना डीलर को देते हैं ना डेवलपर को देते हैं, आप एक तीसरी पार्टी जो कि बैंकर हो सकता है, उसका अपना वकील हो सकता है या गवर्नमेंट का कोई इदारा हो सकता है। ठीक हो गया। आपने अपने पैसे उनको अमानतन दे दिए कि जी ये मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, अब जब ये शख्स डेवलपर मुझे मेरा प्लॉट देगा तो ये मुझे रजिस्ट्री में आपसे ले लूँगी। ठीक है। तो आपका डायरेक्ट लिंक कोई नहीं होता। अब वो एस्क्रो वाला जो है वो डेवलपर को या डीलर को पैसे नहीं देगा जब तक वो डिलीवर नहीं करेगा। ठीक है। सेफ एंड सिक्योर तो ये तरीका है। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान में आप डायरेक्ट पैसे मुझे पकड़ा के चले जाएंगे या डीलर को पकड़ा के चले जाएंगे, डेवलपर को पकड़ा के चले जाएंगे, वो एक आपको रसीद सीख बना के दे देगा कि आपको 10 लाख वसूल कर लिया, जिसकी कि कोई भी ऑफिशियल किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, कोई गारंटी नहीं है? कोई गारंटी नहीं। वो एक पीस ऑफ पेपर है जिस पे लिखा हुआ है 10 लाख आपने मुझे दिया, दैट्स ऑल। ठीक है। अगर तीसरे एस्क्रो अकाउंट में दिया हो तो फिर आप एस्क्रो अकाउंट के पूरे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि भाई आपने मेरे से 10 लाख ले लिया, आपने मैं आपसे प्लॉट की रजिस्ट्री लूंगा। ठीक है। ठीक है, आपको कोई ताल्लुक नहीं। तो एस्क्रो वाला जो है वो पैसे नहीं देगा डीलर को, डेवलपर को, जब तक कि वो उसको प्लॉट डिलीवर नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरह अपार्टमेंट भी है। जब आप कोई अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो आप तो किस्तें देते जा रहे हैं, अब 3 साल 4 साल के बाद जाके आपको पता लगा कि जो कुछ हुआ ही नहीं है, या अगर हुआ भी है तो आधा ज़्यादा हुआ, कोई ग्रे स्ट्रक्चर बना गया है कोई अपना, उसके बाद अभी वो फिनिशिंग में और कई साल लगने हैं। सर, अब तक हमारी जितनी गुफ्तगू हुई है इस सारी प्रॉब्लम एक सिस्टम की वजह से हो रही है। अगर सिस्टम होगा तो आम आदमी जो है वो जो जमा पूंजी जोड़कर प्रॉपर्टी खरीदता है उसकी ज़ाया भी नहीं होंगे पैसे। सारा फ्लॉज जो आ रहे हैं वो सिस्टम की वजह से यार। देखिए ना, सिस्टम अगर एक बना हुआ है, जैसे आप कह रहे हो एस्क्रो अकाउंट है, जी जी जी, इसी तरह के बाकी जो आपको, अगर आपका रियल एस्टेट एजेंट्स जो पढ़े लिखे हैं, आपके डेवलपर पढ़े लिखे हैं, देखिए इसमें मुनाफा बहुत है, रियल एस्टेट का काम में बहुत मुनाफा है, ऐसे है। लेकिन हमारे जो डीलर्स और डेवलपर्स हैं ना, इनमें लालच का बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट आ गया। अगर आप मुनासिब तरीके से, नॉर्मल तरीके से भी अपनी ज़मीन को डेवलप करके बेच रहे हैं तो बेइंतहा प्रॉफिट है। उसमें आपको कोई बेईमानी की जरूरत नहीं है करने की कि अगर आपके 100 प्लॉट है तो आप उसको 500 प्लॉट बेच रहे हैं, या आप लोगों को डिलीवरी नहीं कर रहे, या अपार्टमेंट बिल्डिंग ने अभी खड़ी ही नहीं हुई, अभी नक्शा ही नहीं बने, अब सिर्फ आपने बड़ी बड़ी खूबसूरत किस्म की वीडियोज़ बना ली हैं, बाहर से इंटरनेट से लेके उसके अपार्टमेंट्स की तस्वीरें और वीडियोस आप अगले को दिखा रहे हैं कि तुम तो यूरोप में रहोगे, वो सब बेईमानी है। आप डायरेक्ट, अगर आपके कोई रूल्स रेगुलेशन हो, मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए कोई। अच्छा, आपके मुताबिक अगले 5 सालों में सिस्टम क्रिएट हो सकता है? ये 5 साल में क्या, अगले साल हो सकता है। मैं फिर वो कह रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई थी जब इमरान साहब आए थे कि ये इम्प्लीमेंट होने लगा था, ये पूरा इम्प्लीमेंट होने लगा था सिस्टम, क्योंकि उन्होंने
2-3 ऐसे लोग थे जो अमेरिकन सिस्टम को समझते थे, वो आए थे, उन्होंने कहा हम आपको पूरा सिस्टम बना देते हैं, ठीक है, तो जिसमें एस्क्रो अकाउंट भी होगा और जिसमें बाकी सारी चीज़ें भी होंगी, ठीक है, और उसमें किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होना। आपके बच्चे जो है वो उसमें आएंगे, पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, हर बंदा सेफ भी समझेगा, हम बाहर से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी सेफ होगी। अब देखिए ना, अगर बाहर से एक इन्वेस्टर आता है वो 50 करोड़ लेके आता है, अब अगर वो डीलर को, डेवलपर को दे जाता है तो वो तो बेचारा मारा गया ना। अगर वो एस्क्रो में रख के जाता है, एज थर्ड पार्टी जो एस्क्रो होती है, वो अगर मैं उसको एज ए डेवलपर, डीलर उसको डिलीवर नहीं करूंगा तो आपके पैसे आपको वापस दे देंगे वो। भाई आपने कहा था ये 50 करोड़ इनको दे देना जब ये मुझे बिल्डिंग में हैंड ओवर करेंगे, बिल्कुल, या मेरा अपार्टमेंट देंगे या मुझे प्लॉट देंगे, तो नहीं दिया तो मेरे पैसे वापस कर दो, लिखा होगा एस्क्रो अकाउंट के अंदर। सर, एक सोसाइटी पार्क व्यू सिटी पिछले चंद अरसे से काफ़ी जल्दी ग्रो करी थी, लेकिन अचानक दरियाए रावी का पानी आता है और वो सोसाइटी तबाह हो जाती है, नुकसान होता है। सोसाइटी ने नुकसान पूरा भी किया, लेकिन अब मौजूदा सिचुएशन क्या है सोसाइटी की? प्रॉपर्टी गिरी है या नहीं, बरकरार है वैसी? मैं आपको एक और बात बताऊं उसमें, देखें मैं बार बार के तज़किरा करता हूँ बाहर का, क्योंकि जो चीज़ अच्छी हो वो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, जब भी किसी बाहर के तरक्की याफ्ता मुल्क में आपके प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई लेते हैं प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले उसका सर्वे होता है। ठीक है, कि यहाँ से पिछले 100 साल में कोई फ्लड तो नहीं आया था, कोई दरिया तो नहीं गुजरा। ठीक है, अगर वो हो, लेट्स से वो कहते हैं जी हाँ पिछले 100 साल पहले एक चीज़ आई थी, ठीक है, कहते हैं ठीक है, फिर भी आप प्लॉट ले सकते हैं, फिर भी आप जगह ले सकते हैं, आपको फ्लड इंश्योरेंस करानी होगी। अच्छा, ठीक है, चले, इसका मतलब आप सेफ हो गए हैं। अगर कभी दोबारा फ्लड आया तो आपकी फ्लड इंश्योरेंस कवर कर देगी उसको। बिल्कुल। अब यहाँ पे चूंकि ये सारा जो रावी के दोनों तरफ अतराफ की सोसाइटियाँ हैं, ये टोटल लैंड माफिया ग्रैबिंग है। अच्छा, इसमें कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है कि ये आप कोई मेरिट्स पे काम नहीं हुआ। आपको मालूम है कि रावी का ये रूट है, और दरिया का जो रूट होता है वो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। चाहे 100 साल के बाद आए, उसने अपना वही रूट रिक्लेम कर लेना। आपको मालूम है इस चीज़ का। ठीक है, ठीक है, तो आप फिर क्यों स्वेडिंग की इजाज़त दे रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर उन्होंने लैंड ग्रैब कर भी ली है तो जो अथॉरिटी है उसको कहो भाई तुम यहाँ नहीं बना सकते। और मुझे खुद पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पे। अच्छा, घर हमने एक बनाया वहाँ पे, ठीक है, और इस फ्लड के आने से तकरीबन कोई समझ लें आपके कोई 1 हफ्ता पहले डिलीवर किया। अच्छा, ठीक है, उस घर में पानी आ गया। ओह, अब उसी वक्त मैंने एक और घर शुरू किया, एक और सोसाइटी में, और ये घर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 25% इंक्रीज था पार्क व्यू में। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि जो फाउंडेशन थी वो हमें इतनी हैवी बनानी पड़ी क्योंकि नीचे सारी रेत थी। ठीक है, उसको हमने सिक्योर किया। जब ये अपना प्लॉट बेचते हैं वहाँ पे, तो जिसको प्लॉट बेच को ये नहीं बताते कि भाई जब आप इसका कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको 25% कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, ये भी फ्रॉड है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि देखिए आप अथॉरिटी चले गए हुए हैं, अब खुद माशाल्लाह अलीम साहब वफाकी वजीर बन गए हुए हैं, ऐसी है, तो आपको तो मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपना पूरा कर दिया है, अपना नुकसान नहीं किया। अच्छा, नुकसान पूरा नहीं हुआ? नुकसान, कुछ नुकसान नहीं। पार्क व्यू सिटी में जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो पूरा नहीं हुआ। वो बिल्कुल एक ऐसी बात है कि आप बस थपथपा दिया आपने, गए कोई बात, आपके ख्याल है दोबारा कभी पानी नहीं आएगा वहाँ पे? बिल्कुल आ सकता है। मैंने खबर पढ़ी कि जी उन्होंने 7 किलोमीटर लंबा एक बंद बांध दिया है। जो बंद होते हैं दुनिया में, जो बनाए जाते हैं उनमें कई साल लग जाते हैं, और आपको बाकायदा उसकी कंपैक्टिंग करनी होती है, उसके अंदर बहुत से असूल होते हैं। ये नहीं होते कि आप मिट्टी पकड़ें साइड से और एक दीवार खड़ी कर दें, आप उसको बंद का नाम दे दें। अच्छा, और टाइम बिंग तो आपको लगेगा कि ये एक बहुत बड़ी मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी गई, और वो बंद नहीं है। पानी आएगा दोबारा उसको तोड़ के इनके अंदर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पार्क व्यू सिटी डेड? वो इसलिए हाइप रहती है कि आप के जो लोग हैं वहाँ पे कोई सुबह पावर में है, वो हाइप क्रिएट करते रहते हैं उसकी, कोई ना कोई वो अपने बंदे को डाल दिए, कुछ उन्होंने खुद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लैंड तो उनको ऑलमोस्ट फ्री मिली होती है। ठीक, उन्होंने कुछ पैसे लगा के वहाँ पे 10-15 बिल्डिंग रेडी करके लोग हाइप क्रिएट कर देते। ठीक है, अदरवाइज तो ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई ये जो इलाका पूरा है जी, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सके। ठीक है, कसूर गवर्नमेंट का हुआ। आप जो अथॉरिटीज है आपकी, आप क्यों दे रहे हैं इजाजत उनको? आप उनको बैन कर दें, ख़त्म करें उनको। अब जिन लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, बेचारों ने घर लिए, जो घर में खुद बना के आया था, बिल्कुल 1 हफ्ते पहले
एक हफ्ते बाद में अंदर पानी आ गया उसके। ठीक, किसका कसूर है? इनका कसूर है। ऐसे ही है, जिस बेचारे ने इन्वेस्टमेंट किया उसका तो नहीं है, जो नहीं है, कंस्ट्रक्शन वाले का कोई कसूर नहीं है। उनको तो पता भी नहीं था जो लोग वहाँ पे घर बना रहे। बिल्कुल, जिनका मैं बना रहा था उनका भी यही हुआ। वो जब हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की कर रहे थे बात उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो मलिक साहब बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। मैं कहा जी आप ऐसे कीजिए, मेरे से सिस्टम एक और है, मैं बनाता हूँ उस तरह, उसको कहते हैं कॉस्ट प्लस पे। ठीक है, जो भी इस पे आपकी कॉस्ट आएगी मैं 1% चार्ज करूँगा आपसे। ठीक है, आप खुद कीजिए, सारी एक्सपर्टीज मेरी होंगी, मेरी टीम मेरी होगी। हर एक टेढ़ी पैसे का हिसाब उनके अपने हाथ में था। सही है, ठीक है, वो खुद ही बोल पड़े थी कि ये थी आपके सामने ही हो रहा सारा। 25% कॉस्ट ज़्यादा थी। अब लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी बना रहे हैं। हाँ, बना तो रहे हैं, ये नहीं मैं कहूँगा कि बंद हो गया बिल्कुल, लेकिन वो उसका जो पीछे बैकग्राउंड यही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग खुद पावर में है इस वक्त। लेकिन मैं पूछना यही चाह रहा हूँ कि पार्क सिटी में प्रॉपर्टी के रेट्स गिरे हैं। वही फिर उसी बात पे आ जाए ना, गिरे ज़रूर थे, ठीक है, में गिर गए थे, लेकिन पावर में लोग थे, उन्होंने हाइप बना के उन्होंने खुद ही वो सेल एंड परचेज करके उसको दोबारा एक लेवल पे लिया है। ठीक हो गया सर। लेकिन वो एक चीज़ ही महफूज नहीं है। बिल्कुल, देखिए ना, अगर आप बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो वो आपने एक क्राइम तो कमिट कर दिया। ऐसे है कि आपने एक गाड़ी के स्टीयरिंग में बैठ गए हैं, आपका लाइसेंस नहीं ड्राइव करने का, तो आपने एक चीज़ तो कमिट कर दी है कि अभी वो जो ज़मीन नीचे है वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे बिल्डिंगें बना सके। वहाँ पे पानी आएगा, आज आए, कल आए, फिर आएगा पानी। ठीक हो गया सर। ये CBD रोड जो भी बनाई गई है, यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट होगी? हाँ, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और इसमें मैंने उसमें यहाँ पे भी वो एक और चीज़ अडॉप्ट की है इन्होंने, दुबई की तरह की, लीजिंग कर रहे हैं उसको। अच्छा, उसको बेच नहीं रहे आउटराइट। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसको आउटराइट बेच नहीं रही ज़मीनों को, जी, आपको 30 साल या 50 साल की लीज पे दे रही है। ठीक है, वहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, क्या होगा वहाँ पे वो कमर्शियल हब बनाएगा एक तरह का। अच्छा, CBD जो रोड है वो कमर्शियल हब बन जाएगा। जैसे आपका लिबर्टी है, ठीक है, कि मतलब हाई राइज बिल्डिंग्स हो जाएंगी, नीचे उसके कमर्शियल एरिया आ जाएगा, ठीक है, ऊपर उसके रेजिडेंशियल आ जाएगा। तो बोलते हैं मिक्स यूज के हिसाब से बनते। ठीक है, कितने अर्से तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें अभी अगले 5-10 साल में जाके कंप्लीट होगा। 5-10 साल लगेंगे, क्योंकि ये कोई एकदम तो बनेगा नहीं। ठीक है, और ये क्योंकि है भी लीज बेस पे, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है, ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है। हम लोग तो खरीदते थे ज़मीन, फिर चीज़ बनाते हैं, या मैक्सिमम बैंक के साथ लोन मिलके लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने आपको लीज पे दे दी है 50 साल पे ज़मीन, अब आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी है। सही हो। और आपका जो मेन मोटो है कि प्रॉफिटेबिलिटी आपको होनी चाहिए, वो आपने 50 साल के अंदर हर चीज़ कवर करनी है अपनी। सर, एक सोसाइटी जिसका ताल्लुक अवाम के इत्तेमाद के साथ जुड़ा हुआ है, बहरिया टाउन, काफ़ी कंट्रोवर्सीज का शिकार है। पिछले चंद अर्सा पहले जो है वो वहाँ पे ब्लैकआउट हो जाता है, उसके बाद कुछ खबरें सामने आती हैं कि बिजली का बिल अदा नहीं किया गया और नैब की जानिब से जो है वो ब्लैकआउट करवा दिया गया। इस बात में कितनी हकीकत है और इसकी ज़रा तफसील आप बता सकते हैं बेहतर, तो काइंडली ज़रा शेयर करें इसकी डिटेल। ब्लैकआउट हुआ तो ज़रूर था, ठीक है, इनके पैसे भी ड्यूज थे क्योंकि बाद में पे भी किए गए। लेकिन उसकी अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वो ये है कि एक सोसाइटी है, उसको अगर आप पॉलिटिकली तरीके से रन करेंगे ये चीज़ें तो होंगी ना। अब बिजनेस को पॉलिटिकल से अलग रखें आप। जितने भी रेजिडेंट्स हैं बहरिया के, वो सारे अपने बिल पे करते हैं, ऑन टाइम पे करते हैं। अब सारे पैसे जमा हो गए थे, बिल्कुल, अब वो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। ठीक है, वो चाहे उसकी कोई वजह भी हो, सही है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी इन्होंने पैसे नहीं अदा किए। ठीक है, बहरिया में किसी की साइड नहीं ले रहा, ना बहरिया की ना उनकी, लेकिन ये बहरिया पैसे देना चाह रहा था। हाँ जी, वो उनके हाथ जोड़ उन्होंने काट के रखे हुए थे कि जी आप बैंक से पैसे नहीं। क्या आपको लगता है कि बहरिया टाउन को बदनाम करने की कोशिश की गई है? बहरिया के साथ आजकल बहुत मसाइल हैं। उसकी मेन वजह ये है कि जो मलिक रियाज साहब है, उनकी जो फ़िलासफ़ी है वो जो वक्त की इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है उनके साथ नहीं मिल रही। ठीक है, फ़र्क है उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर आके ये एक पर्सनल लेवल पे चले गए हुए हैं कि जी हमने तंग करना है, या वो कहते हैं मैंने बात नहीं इनकी माननी। इसमें मतलब है कि जब तक ये मसले हल नहीं होंगे कुछ ना कुछ उसका असर तो रहेगा बहरिया के रेजिडेंट्स के। ठीक है, पिछले चंद दिनों पहले एक बात आई थी मार्केट में कि 2500 मुलाजमीन को बहरिया टाउन ने निकाल दिया है, ये बात सच है? जी, 2500 से ज़्यादा निकाले थे उन्होंने।
उन्होंने 25% अपनी फोर्स निकाल दी थी। वजह? उसकी वजह यही थी कि वो कह रहे थे कि जी हमारे पास रेवेन्यू नहीं है। क्योंकि देखें, एक तो जो रेजिडेंट्स जो पैसा दे रहे हैं उनको मेंटेनेंस के हिसाब से वो तो है, लेकिन उसकी जो खरीदो फरोख्त होती है, जो ट्रांसफर्स होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके हिसाब से उनके सारा अमला उनको पेमेंट्स की जाती थी, उनकी सैलरीज मिल रही थी। ठीक है। बड़ी बड़ी बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही थी, उनकी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, उनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं, बहुत कुछ मिला हुआ, घर मिले हुए हैं। लेकिन अगर अब आपकी वो खरीदो फरोख्त नहीं हो रही, ट्रांसफर्स नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक है, तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। ठीक है। उन्होंने ये किया कि चलें यहाँ 25% फोर्स को निकाल दिया। जो बाकी रह गए थे उनके उन्होंने 10 to 15% सैलरी रिड्यूस की। वहाँ पे भी अभी काम नहीं रुका। अभी जो लेटेस्ट है, एक और इनकी लिस्ट बनी हुई है जिसमें ये एक और 25% निकालेंगे। तो आपकी जो फोर्स है, वर्किंग फोर्स बहरिया की, सिर्फ 50% रह जाएगी। ठीक। तो आपके हिसाब से इस वक्त जो बहरिया टाउन है वहाँ पे प्रॉपर्टी रेट्स गिरे हैं वहाँ पे? जी, प्रॉपर्टी रेट्स गिरे हैं। कितने % गिर गए होंगे? अब ये तो नहीं मैं आपको प्रॉपर्टी सही कह सकता, 25% 25% प्रॉपर्टीज के रेट नीचे गए। लेकिन ये है कि ये सब वक्ती तौर पे है। अच्छा। जो बिजनेसमैन है वो मेरा ख्याल इन द लॉन्ग रन सफ़र नहीं करता, क्योंकि जब बहरिया बना था उस वक्त से लेके आज तक देख लें बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव करते रहे। क्योंकि बिजनेस है ना एक, और आपकी सोसाइटीज नहीं, पूरे पूरे शहर बन गए हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है। कराची में पूरा शहर है, बिल्कुल ऐसी है। का लाहौर में पूरा शहर है, इस्लामाबाद पूरे शहर हैं। तो आप इनको तंग तो कर सकते हैं, इनको आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा कर सकते हैं कि ये हर्ट हो, लेकिन इनको टोटली ख़त्म नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं कि बहरिया टाउन ने अवाम का ट्रस्ट जो गेन किया है वो किस तरीके से किया है? डिलीवर किया उन्होंने, ये बात मानने की बात है। मलिक रियाज साहब जो पहले थे पाकिस्तानी जिन्होंने रियल स्टेट को कमोडिटी भी बनाया और डिलीवर भी किया। ठीक। आप देख लीजिए, एक ही सोसाइटी में एक आदमी 5 मरले घर पे रह रहा है, बिल्कुल, और एक 5 कनाल के घर पे रह रहा है। बिल्कुल सारी फैसिलिटीज सेम है उनके लिए, रोड्स भी वही हैं, हॉस्पिटल्स भी वही हैं, बैंक्स हैं, उनके पास बिजली भी दोनों घरों की जैसी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सिक्योरिटी भी मिल रही है। तो दिस अ वेरी बिग अचीवमेंट। ठीक। एक बंदा जो 5 मरले के घर में बैठा हुआ है वो वही चीज़ें एंजॉय कर रहा है जो कि 5 कनाल वाला एंजॉय कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी उन्होंने की है। अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे मलिक रियाज की जो टीम है उसने बहुत काम किया। ऐसे डेवलपर बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। ठीक है, पर्सनल ग्रजेस और बाकी जो पॉलिटिक्स है वो लेता है इनसे। ठीक है। लेकिन प्रोफेशनली दे डिड वंडर्स। सर, 2 सोसाइटीज़ की अगर बात करूँ, DHA और बहरिया टाउन की, इन दोनों सोसाइटीज़ में से आप किसको बेस्ट समझते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? लेकिन दोनों सोसाइटियाँ जो है ना मुख्तलिफ हैं। हम ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है इनका ऑरेंज टू एप्पल कंपैरिजन है। एक सोसाइटी जो प्राइवेट है, एक सेमी गवर्नमेंट की है। जो गवर्नमेंट की सोसाइटी होती है उसको हमेशा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। और वैसे भी डिफेंस ने इससे पहले था, DHA सोसाइटीज़ पहले थी, बहरिया बाद में आया। ठीक है। तो इस वक्त DHA की जो प्राइसेस फैक्टर है वो तो ज़्यादा है और कंट्रोल्ड है। ठीक है। जैसे मतलब मैं अजीब सी मिसाल दूँ आपको, जो डॉलर हमारा है वो कंट्रोल किया जाता है उसके रेट को। इसी तरह जो गवर्नमेंट के अपने मफाद की चीज़ें होती है उनको कंट्रोल किया जाता है। DHA इज ए कंट्रोल्ड सोसाइटी बाय गवर्नमेंट। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हमेशा वो अपनी सिक्योर रखेंगे, सेफ रखेंगे। ठीक है। बहरिया चूँकि प्राइवेट सोसाइटी है, ठीक है, इसको हमेशा वॉल्टर रखेंगे, हमेशा अप्स एंड डाउन आते रहेंगे इसके अंदर। लेकिन DHA में ये है कि इन्वेस्टमेंट दोनों में एक जैसी रहेगी, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। अगर आप बहरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इन द लॉन्ग रन आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन को देखें तो अगर बिल्कुल आज की सिचुएशन देखें तो DHA डेफिनेटली सिक्योर्ड है ज़्यादा। अच्छा, DHA सिक्योर्ड है मतलब देखें ना, वो एक गवर्नमेंट का इदारा है, उन्होंने अपनी चीज़ को नीचे नहीं जाने देना। बहरिया जो है वो डेवलप हो रहा है, उसमें बहुत अच्छी मतलब बन रही हैं चीज़ें। लेकिन DHA जो है, क्योंकि देखें ना 2 खिलाड़ी हैं, आप उनको अगर इवन खेलने देंगे फिर तो कंपैरिजन कर सकेंगे उनका। बिल्कुल ऐसी। एक के आपने हाथ बांध दिए हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि आप खेलते जाओ, तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। फिर लाहौर के कौन से एरिया जो अगले 5 सालों में ग्रो करेंगे? एक तो आपकी ये देख लें फिरोजपुर रोड जो आगे कसूर की तरफ जा रही है। ठीक है। ये भी अच्छी एक वाइटल चीज़ है।
फिर जो हमारी तरफ बहरिया की तरफ आए आप, तो वहाँ पे भी जितनी है, अब जो बीच में इत्तेहाड वालों ने बनाया है, यूनियन डेवलपर वालों ने बनाया है, ये एरिया भी काफ़ी ग्रो होगा, जिसको पाइन एवेन्यू का नाम दिया गया है। बिल्कुल, वो एक इस वक्त हॉटेस्ट प्रॉपर्टीज इसको चल रही है सारी। ठीक। और लेक सिटी, आई वॉज शॉक्ड नो अबाउट के भी अगले दिनों मैंने पता किया 12 मरले का कमर्शियल प्लॉट 24 करोड़ रुपए का। ओह, और वो एक नहीं है, कई 100 प्लॉट्स हैं। इतने महंगे? तो आप देख लें कि कितना कंपैरिजन हो रहा है उसका। अब आप कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन उसी को कंपैरिजन करें राया से आप। राया वाज अ कंट्रोल्ड, और उसकी जो प्राइसिंग है वो उन्होंने तकरीबन इस वक्त 70-80 करोड़ के ऊपर ले गए, एक 5 मरले के उसकी ये जो कमर्शियल बिल्डिंग है। 70-80 करोड़ जी, डिफेंस राया। जी डिफेंस राया, सही हो गया। क्योंकि वो देखे ना, आपने बनाया भी उन्होंने प्रोटेक्टेड है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी शुरू में, ठीक है, सारी कंट्रोल कर ली उन्होंने। सर एक आम आदमी की अगर मैं बात करूं, वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जोड़ के 3 या 5 मरले का घर या प्लॉट लेना चाह रहा है, तो इस वक्त लाहौर में वो किस जगह पे ले सकता है और कितने पैसों में मिल सकता है उसको? 5 मरले का या 3 मरले का प्लॉट इस वक्त जो है तकरीबन अगर एक आम आदमी लेना चाहे तो ये तकरीबन 30 लाख से शुरू होता है और तकरीबन कोई 65 लाख तक जाएगा ये रेंज में। ठीक है, 3 मरले का और 5 मरले का। ठीक है। और उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इस वक्त जो है, ठीक है, आपको बताऊं कि आज से 12-13 साल पहले जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी वो थी 1500 रुपये पर स्क्वायर फुट। ठीक है। आज वही कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 5500 रुपये फुट हो गई है। ओह माय गॉड। पिछले 12 साल में आपकी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई है और रेट्स आपके इतने हाई हो गए हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल के, और कोई वजह नहीं है उसकी। मतलब ये नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़ी कोई अनोखी चीज़ हुई है तो उसके रेट, बस वही बात दोबारा कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सर ये तो फिर प्लॉट से डबल पैसे लग गए। बिल्कुल। एक वक्त तक आ जाता था जितने का प्लॉट है उतने ही पैसे ऊपर लगते थे। अब देख लिया ना, इस वक्त 5 मरले का घर बहरिया टाउन में तकरीबन 2.5 करोड़ का है। ठीक। 5 मरले का घर, तो इसका मतलब है कॉस्ट जो है उसकी वो तकरीबन 1.25 करोड़ कॉस्ट है, 1.25 करोड़ के प्लॉट है। अच्छा, और उस आम आदमी को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो उसको ये देखना चाहिए कि जिस सोसाइटी में मैं ले रहा हूँ ये ओरिजिनल इसकी सारी मंजूरी वगैरह होगी हुई है, ये सारी अप्रूव्ड है कि नहीं है। लेकिन चक्कर ये, जब ये सोसाइटी अप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है, तो उनके रेट्स बाय डिफ़ॉल्ट ही ऊपर ले जाते हैं बहुत। वो इसको बड़े तशरीह देते हैं कि जी LD अप्रूव्ड है जी हमारा, जी ये है जी हमारा, बिल्कुल सिक्योर्ड है, यहाँ ले, तो रेट्स बहुत ऊपर ले जाते हैं। ठीक हो गया। जो सोसाइटियाँ जिनकी अभी अप्रूवल आनी है या नहीं आई, अभी तक नहीं हुई हैं, ठीक है, वो लोग आपको सस्ता देंगे, ठीक है, लेकिन उसमें फिर आपका रिस्क है। ठीक है सर, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा एक वो स्कीम लॉन्च कर रही हैं अपनी घर अपनी छत के नाम से, तो वो प्रोजेक्ट आपके हिसाब से बेहतर है? बहुत बेहतर है, अगर वाकई उसको प्रॉपरली उसको चलाया जाए। ये ना किया जाए कि अपनों को जो वज़ीर है उनके वो खा जाएं पैसे, या उनके जो बाकी लोग हैं वो खुद ही अपना जाली एप्लीकेशनें भर के अपने नाम पैसे निकलवा के गायब हो जाएं। वो ना करें। अगर तो प्रॉपरली मॉर्गेज सिस्टम बना रही हैं ये एक आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, तो बहुत अच्छी स्कीम है। क्योंकि मॉर्गेज से ये होता है कि आप एक घर बना के आहिस्ता आहिस्ता किस्तें उतारते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, और आप अपना घर में इंजॉय कर रहे हैं, किराए से भी बच गए हैं, आपको छत भी मिल गई है और आप आहिस्ता से करके पैसे दे रहे हैं। लेकिन उसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता जाऊँगा कि जिस बंदे ने या जिस कपल ने वो लोन लिया है, अगर उसके पास जॉब ही ना रही, इकोनॉमी ने साथ ना दिया उसका, फिर उसका एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या आप उसके घर में कब्जा कर लेंगे, घर से बेदखल कर देंगे? तो आपको ये भी देखना चाहिए कि इनकी जब इसको बोलते हैं फिर वो बात अमेरिकन सिस्टम कहता हूँ कि क्रेडिट जब निकालते थे हम लोग, किसी ने अगर मॉर्गेज लेनी है तो उसकी एक रेशो निकाली जाती है कि इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम इतनी है, इनके बाकी ये खर्चे हैं, ये खर्चे बाकी निकालने के बाद एक इसके पास $500 बच गए हैं। ठीक है, इस $500 में हमें उसको लोन देना है कि जो $500 दे सके। ठीक है, 520 नहीं हो सकते, उसको वही चीज़ हम लेके देंगे जो 500 का अफोर्ड कर सके। अगर उसकी जॉब चली जाती है तो 3-4 महीने बैंक उसके साथ काम से आराम से उससे काम करता रहता है उसके साथ।
ठीक है। उसके बाद कोशिश करते हैं उसकी जॉब आ जाए, फिर उसको उस पेमेंट को रिन्यू करते हैं वापस। लेकिन यहाँ पे तो मैंने सुना कि अगर आपकी एक पेमेंट मिस हो जाए तो बैंक वाले घर पहुँच जाते हैं आपके। सर, मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत में देखा गया कि तोड़फोड़ बहुत हुई है पंजाब में, और ख़ास तौर पर लाहौर की बात करें तो इन तोड़फोड़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि शी इज़ द ओनली एडमिनिस्ट्रेटर जिसने ये काम बिल्कुल सही किया। अच्छा, ये काम बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, देखें ना आप, सड़कें जहाँ बनी हुई हैं उसकी हदूद के अंदर आके दुकानें बना गए हैं, उसके अंदर आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, तो बाकी ट्रैफिक कहाँ जाएगी? ट्रैफिक के मसाइल हो जाएंगे। फिर जो हमारा कल्चर बन गया हुआ है, कब्ज़ा कर लो, हमारा कल्चर बन गया हुआ है, क्रोचमेंट कर लो, बिल्कुल ठीक है, तो वो आई थिंक शी इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर। लाहौर में अगर बात करें तो नीला गुंबद और ये दाता साहब के पास भी बिल्कुल जो है वो तोड़फोड़ करके गई। लेकिन उन्होंने जो सही चीज़ ये की है कि जितने दुकानदार थे, कोई 150 दुकानदार थे वहाँ पे, जिन्होंने ये पाकिस्तान बनने के बाद सारे वहाँ बैठ गए थे आके, ठीक है, उनसे प्रॉमिस किया है कि जब ये बिल्डिंगें बन जाएंगी तो आपको बाकायदा दुकान दी जाएगी उसमें, ठीक, नीचे बेसमेंट में सारी आपकी पार्किंग्स होंगी ठीक, और आपकी दुकानें होंगी, और आपको किसी किस्म की इंक्रोचमेंट की इजाज़त नहीं होगी, बाहर नहीं कर सकेंगे आप। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे मंसूबे हैं। ठीक है सर। आजकल पंजाब में भी अपार्टमेंट्स का जो है वो ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो अगर एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो अपार्टमेंट में करनी चाहिए या प्लॉट में? अपार्टमेंट कभी भी जो है ना पंजाब का कल्चर नहीं रहा। पंजाब में बहुत ज़्यादा आपको देखें हीट वेव होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप 5वीं मंजिल पे, 4थी मंजिल पे आप बैठे हुए हैं तो हीट इतनी ज़्यादा हो जाएगी गर्मियों के दिनों में कि आप अनबेरेबल हो जाएगी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर उसके अंदर फैसिलिटीज़ कोई नहीं है कि आप अगर कपड़े धोएंगे कहाँ आप उसको खुश करेंगे, खाने वाने बनाएंगे, आपको गैस कोई नहीं आपके पास वहाँ पे, ठीक है, आप सिलेंडर लेके जाएंगे ऊपर, ठीक हो गया। तो सिलेंडर्स की कोई वो सेफ्टी नहीं है। बिल्कुल। तो ये जितने अपार्टमेंट्स अभी बन रहे हैं ये सारे, मैं अब क्या कहूँ आपको, इसमें समझ लीजिए कि ये ओवरनाइट वाले हैं। तो ये पंजाब में कामयाब नहीं होंगे? पंजाब में नहीं, हाँ कुछ हुए हैं प्रोजेक्ट, निशात वालों का प्रोजेक्ट है, अस्की अपार्टमेंट जो है, अस्की अपार्टमेंट, ठीक, देखिए ना वो पूरे अपार्टमेंट बने हुए हैं, पूरे उसके मतलब ड्राइंग डाइनिंग सारा कुछ है उसके अंदर, आपकी गैस भी दी है उन्होंने, उसके बाद आपके वॉश एरियाज भी उसके अंदर हैं, लिफ्टें लगी हुई हैं, उनकी वो बिजली चलती रहती है, ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो 400 स्क्वायर फीट का छोटे छोटे बना के ऊपर अपार्टमेंट आप दे रहे हैं, इसमें रिहाइश नहीं रख सकते आप। सर अब सवालों से आते हैं सेगमेंट की तरफ, चूज़ वन एंड वाई, जिसमें आपने बताना है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के हिसाब से कौन सा एरिया बेस्ट है, टाउनशिप या ग्रीन टाउन? टाउनशिप। वापडा टाउन या वेलेंशिया? वेलेंशिया। जोहर टाउन या वापडा टाउन? जोहर टाउन। DHA या बहरिया टाउन? DHA। गड़ी शो या शादबाग? शादबाग। लोअर माल या अपर माल? अपर माल। इत्तेहाद टाउन या स्टेट लाइफ? इत्तेहाद टाउन। इकबाल टाउन या सब्जाजार? इकबाल टाउन। गुलबर्ग या मॉडल टाउन? मॉडल टाउन। समनाबाद या गुलशन रावी? गुलशन रावी। ठीक हो गया सर। लाहौर का एक इलाका है काचोपुरा, अंदरून लाहौर में आता है, वहाँ पर सुनने में आता है कि 50 लाख रुपए मरला है, ये क्यों? इस तरह है कि हर चीज़ डिमांड सप्लाई पे होती है। एक अगर नई सोसाइटी बन रही है, अब बेशुमार प्लॉट्स हैं तो उनकी एक कीमत होती है, ठीक है। ये जो पुरानी महल्ले हैं या पुराने इलाके हैं, इनमें सेल परचेज बहुत कम होती है। अगर आप कभी कंपैरिजन करने निकले ना आप कि ये पिछले 6 महीने में कितनी वहाँ सेल परचेज हुई है, तो आपको लगेगा कि ना होने के बराबर है। इसलिए जो लोग भी वहाँ परचेज या सेल करते हैं वो उनकी अपनी एक डिमांड होती है कि जी अगर हम बेचेंगे तो इस प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा फिर ये होता है कि उसमें बहुत सी चीज़ें और आ जाती हैं कि उनको अपने हमसायों से पूछना पड़ता है। तो एक लफ्ज़ हक शफा कि जी अगर मैं अपना प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो आपको चाहिए, अगर वो इनकार कर देंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, फिर वो पब्लिक को दूसरों को ऑफ़र करते हैं। अगर उनको चाहिए हो फिर उनके साथ वो भाव ताव करते हैं, उनके साथ वो रेट करते हैं, उनको इस चीज़ पे लाते हैं कि ठीक है जी हम आपको दे देंगे, आपको थोड़ी सस्ती भी दे देंगे, क्योंकि उनका एक तरह का नेबर का राइट है। आप हमारे पिछले 50 साल से या इतने सालों से नेबर हैं हमारे। तो जितने भी पुराने मोहल्ले जाते हैं इनके अंदर यही है कि वहाँ सप्लाई बहुत कम है,
ये ज़रूरी नहीं है कि वो काचूपुरा है या फलाना है, कहीं पे भी आप चले जाएं पुराने जो मोहल्लों में तो कीमत ज़्यादा मिलेगी आपको। जैसे रंग महल है, इनमें बहुत से लोग अगर चाहते भी हैं कि उनको कोई प्रॉपर्टी मिले तो वहाँ डिमांड तो है लेकिन सप्लाई कोई नहीं है, वहाँ पे कोई भी बेचने को तैयार नहीं है। अगर कोई बेचेगा भी तो छोटी सी प्रॉपर्टी भी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की होगी, जो कि उन्हीं पैसों से आप काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी बाकी दूर सोसाइटियाँ खरीद सकते हैं। लेकिन वो जो एक ख़ास एक जगह है उसके, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने उसका जो यूज़ है ना प्रॉपर्टी का वो चेंज कर दिया हुआ है। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वहाँ पे उन्होंने उसको सामायिक कमर्शियल कर दिया हुआ है। किसी ने छोटी छोटी दुकानें बना ली हुई हैं, गोडाउन बना लिए हुए हैं, कुछ अगर कुछ साथ रह भी रहे हैं। जैसे मैं रंगमहल में गया था, नीचे सारे आज़म मार्केट नीचे जो है सारी उन्होंने दुकानें बनी हुई हैं, ऊपर उसके सारे रेजिडेंशियल लोग रह रहे हैं। सर जाते जाते हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे रियल एस्टेट के हवाले से, ताकि आम आवाम के, आम आदमी की जो जमा पूंजी है वो ज़ाया ना हो? कैमरा आपका। जो मैं हमेशा आपको कहता आ रहा हूँ कि कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, ठीक है। ऐसी अथॉरिटी जो कि एस्क्रो के सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करे। उसी वक्त सिर्फ एक आम आदमी की इन्वेस्टमेंट बच सकती है जबकि वो पैसे खुद डायरेक्ट डेवलपर या डीलर को ना दे। एक दफ़ा जब पैसे उसके हाथ से निकल जाते हैं तो डीलर और डेवलपर के रहमो करम पे आ जाता है। अगर एस्क्रो अकाउंट नाफिज कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर ये है कि एस्क्रो वाला जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसे डिलीवर करे डीलर को या डेवलपर को चीज़ लेने के ऊपर। अगर वो कंस्ट्रक्शन है तो थोड़े थोड़े करके उसको पैसे दे और देखे कि ये बिल्डिंग बन रही है। एकदम सारे पैसे आपके डेवलपर को डीलर को दे दिए, उसने जाके 6 बाजारों निकाल ली, 2 उसने घर बना लिए और अपनी अयाशियों में लग गया, तो उसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एस्क्रो वाले हमेशा ये करते हैं, वो काम दे के पैसे दे देंगे कि अगर एक बिल्डिंग 10 मंजिल की बिल्डिंग है, बिल्कुल, अगर उसको 10% काम किया उसको 10% पैसे मिलेंगे। उसका जो प्रॉफिट है, जो उसको डीलर को डेवलपर को प्रॉफिट होना है, वो एंड में उसको दिया जाएगा। वो बाउंड है कि पहले डिलीवर करे। एक तो आपको ये बहुत ज़रूरी है ये निज़ाम, ठीक है। दूसरा ये है कि सबसे पहले आपकी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसके अंदर आपको एजुकेटेड बंदे लेके आने पड़ेंगे। कम से कम जो आदमी या बच्चा या बच्ची इसके अंदर है उनको ग्रेजुएशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उनको बस तालीम होनी चाहिए, उनको पढ़ना आना चाहिए कि भाई क्या बेच रहे हैं। ये कोई चनों की बोरी तो नहीं है कि उठाई उन्होंने बेच दी। ये एक आदमी की पूरी लाइफ की, क्योंकि आप घर खरीदते हैं या रेजिडेंशियल खरीदते हैं ज़िंदगी में एक दफ़ा, ऐसे ही बार बार रोज़ तो नहीं खरीदते जाके। कपड़ों की तरह की सर्दियाँ आ गई, गर्मी आ गई, मैं और खरीद लूँ, नहीं। तो जब एक इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी आप गाइडेंस पे ये कर रहे हैं उसको खुद एजुकेट होना चाहिए पहले इसके ऊपर कि अगर मैं अपने पैसे लगाता हूँ तो क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, तब कहीं जाके वो अगले को प्रॉपर एडवाइस दे सकता है। अगर उसको खुद ही नहीं पता, उसको सिर्फ ये है कि जी मुझे तो इसमें लाख रुपये कमीशन मिलनी है, वो मैं इसको किस तरह से निकाल लूँ, बाकी ये बाद में जाके 6 महीने बाद या साल या 2 साल के बाद इसकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाए, मैंने अपना लाख रुपये ले लिया, तो उसका भी चेक बैलेंस कोई नहीं है। तो ये चीज़ें 2-3 होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जिसमें फिर आपके जो कर्जे आपकी स्कीमें निकल रही हैं या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब निकाल रही है उसके ऊपर बड़ा थॉरो चेक बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कि लॉन्ग टर्म होने चाहिए। वो ये नहीं है कि 5 साल का कर्जा दिया, 5 साल में आपको पता भी है कि ये बंदा नहीं दे सकेगा पैसे, तो फिर आपको सारे घर जब्त करने पड़ेंगे, उनको सारी चीज़ें उनको घर से निकाल बेदखल करना पड़ेगा। अगर आप पहले दिन से देख के कर रहे हैं कि इसकी इनकम ही इतनी क्या है कि ये अगले 20 साल या 25 साल में ये पैसे दे पाएगा, तो उसको फैसिलिटी दें फिर वो आप। अगर आप उसको पहले दिन से गलत में फंसा रहे हैं कि यार तुम 5 साल का लोन लेके बना दो, अब बाकी अल्लाह में पैसे दे देगा, तो ऐसे तो नहीं काम चलता। आपको कोई ना कोई रूल्स होंगे, उसके कोई मेथड्स होंगे, कुछ की कैलकुलेशंस होती हैं, वो करें आप, तो ठीक है। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। ठीक हो गया सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा पॉडकास्ट रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। यकीनन आपको पसंद आया होगा। इसी पॉडकास्ट को यहाँ पे करता हूँ एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे फिरोज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त।